बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सिफारती मामलात पर अगर बात न की जाए तो जाहिर है बात अधूरी ही रहती है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन अपने इत्तेहाद के तहीं जलसे जुलूस निकाल रही है। हुकूमत वक्त जो है वो NRO न देने का बार बार कह रही है। जनाब इमरान खान साहब इस बात को कह रहे हैं, लेकिन दुश्मन जो है वो ताक में बैठा हुआ है। सरहद पार से मुसलसल बुनियादों पर LOC की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। हमारे जवान जो हैं पाक फौज के वो शहीद हो रहे हैं। कश्मीर जैसा अहम तरीन मामला भी इस वक्त एक सेंसिटिव पोजीशन पर है। उधर इजराइल के दुनिया भर से रवाबित जो हैं वो भी बड़ी तेजी से हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें मुस्लिम ममालिक भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे फोर्सी किया जा सकता है, शायद मैं समझती हूँ कि साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से ज्यादा बेहतर इस मामले को कोई नहीं देख रहा। क्योंकि न सिर्फ ये कि जब हम कश्मीर के मामले पर बात कर रहे हैं तो जब परवेज मुशर्रफ साहब के रजीम था उस दौरान बताया जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब और जनाब परवेज मुशर्रफ साहब इस हद तक करीब आ गए थे इस तस्वीर के कश्मीर के कि मामला अब हुआ तो तब हुआ, लेकिन ये एक मर्तबा फिर खटाई की नजर हो गया। आज हमें वक्त दिया है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने, जरा उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। खुर्शीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। कुसूरी साहब, ज़ाहिर है हम जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं तो डिबेट बहुत ही ओपन रहती है। मैं ज़रा वन बाय वन चलना चाहूँगी। क्या पहला नुक्ता ज़रा आप ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अपने सफारती महाज पर पूरी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है और कितना फ्रूटफुल एक्सरसाइज है ये? देखिए, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये एतराज किया जाता है और ये एक नहीं तमाम अपोजिशन पार्टीज हुकूमत वक्त पे करती हैं जी ये बेहतर तरीके से हैंडल होना चाहिए। दो तीन चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक एतराज ये किया जाता है कि जी कश्मीर का मुकदमा तो बड़ा मजबूत है लेकिन पाकिस्तान वकील अच्छा नहीं। तो बड़ी हैरानगी की बात है ये कहना, क्योंकि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सर जफरुल्लाह खान, वो बहुत दलाइल देते थे नए आज़ाद होने वाले ममालिक की वजह, और पाकिस्तान की वजह से उस वक्त अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया ये तीनों मुस्लिम ममालिक जो थे इनकी जंग पाकिस्तान के नुमाइंदों ने लड़ी थी, सर जफरुल्लाह लड़ी थी, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने लड़ी थी। और जब मैं वजीर खारजा था, जब मैं इन ममालिक का दौरा करता था तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जफरुल्लाह खान और बुखारी साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके नाम पे वहां सड़कें रखी गई थी इन ममालिक में। फिर जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, नटवर सिंह ने एक मजमून लिखा जो भारत के वजीर खारजा रहे हैं जी सर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान हमसे छोटा मुल्क है, ये उनके अल्फाज है, और हमारे पास जराए भी बहुत ज्यादा थे, इन्होंने सफारती महाज पर कश्मीर के मामले को जिंदा रखा। तीसरी बात, दुनिया का कोई मसला देख लें, फलस्तीन देख लें, कोई और देख लें, पहली बात तो क्लियर है कि जहां तक पांचों परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के इकट्ठे ना हो वो मसला हल नहीं हो सकता। ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है सिक्योरिटी काउंसिल के जो उसका मेकअप है उसमें। ठीक। और दूसरी बात उसमें ये आएगी कि सिक्योरिटी काउंसिल अनफॉर्चुनेटली इसीलिए जो हालांकि ख्याल किया गया था कि जब लीग ऑफ नेशंस फेल हुई है तो सिक्योरिटी काउंसिल उससे सबक सीखेगी, यूनाइटेड नेशंस, वो नहीं हुआ क्योंकि मकसद जनरल असेंबली को ताकत देना था, जो सारी ताकत इन्होंने 5 मुल्कों ने दे दी। तो जब पाकिस्तान को जज किया जाता है वो ये चीजें भुला दी जाती हैं। और फिर क्या भुट्टो साहब जो अच्छे वकील नहीं थे, मैंने जफरुल्लाह साहब की बात की, भुट्टो साहब अच्छे नहीं थे क्या? आगा शाही साहब अच्छे नहीं थे क्या? साहबजादा याकूब अच्छे नहीं थे? मेरी बात छोड़े तो क्या ये सारे जो वकील थे ये फेल हो गए थे? तो दुनिया में तो इनको बहुत इनकी माना जाता था। बिल्कुल ठीक है। नहीं, असली बात यह है कि इंसाफ की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी मसाइल हल नहीं होते। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि कश्मीर का जो मामला है उससे हम ये सोचें कि जी नहीं, अब क्योंकि दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? कतई ऐसी बात नहीं। ये मेरी बिलीफ है कि कश्मीर की जंग आज़ादी जिस मैच पे पहुंच गई है
उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोदी साहब कितनी देर रहेंगे बरसर इख्तिदार? भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। जी सर। पाकिस्तान भी वहां है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 370 के बाद चाइना भी आ गया है, वो एक फरीक बन गया है। मसला है कश्मीर में, जो पहले पाकिस्तान और इंडिया थे। बिल्कुल ठीक। हम पाकिस्तान किसी सूरत में कश्मीरियों की पुष्पनाई नहीं छोड़ेगा। फिर ये कहा जाता है जी ओहो, ना फलस्तीन हल हुआ है ना कश्मीर हल होगा, तो क्या कर लेगी? तो उसका मैं जवाब देता हूँ। फलस्तीन के पीछे जो मुल्क खड़े थे, सबसे बड़ी फौजी ताकत मिस्र थी जी, और बाकी जो पैसे वाले थे उन सब ने सुलह कर ली कैंप डेविड मुआहदे में, और अमेरिका बहादुर की जो लीडरशिप है उसमें सब इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान किसी सूरत में कश्मीरियों की सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। सिविल गवर्नमेंट हो, मिलिट्री गवर्नमेंट है, नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, हालांकि एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, लेकिन 3 ऐसे मसाइल हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी, मसला है कश्मीर। तो किसी नौयत की हुकूमत हो वो तब्दील नहीं होगी, वो तब्दील नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। कुसूरी साहब, इसी आपने जो ब्रीफ किया, इसी ब्रीफ के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये साल क्या, इससे पिछले साल क्या, इंडिया मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में जासूसी के शवाहिद मौजूद हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा इंडिया, और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि स्ट्रक्चरली जाहिर है दुनिया भर के जो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे हैं उनके पास के सारे हम डोजर्स भी जमा कराते रहे हैं, हमने सारी चीजों के शवाहिद भी पेश किए हैं। फिर भी जब हम देखते हैं जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां पर इंडिया ही डार्लिंग रहता है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे दीगर और जगहों पर हम रूस या दीगर और मुल्कों की बात भी करें। तो ये लकुना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये गलत फहमी है कि हिंदुस्तान जो कुछ कश्मीर में कर रहा है उस पर दुनिया की नजरें नहीं। ओके। 2 किस्म की ताकतें हैं। मॉरल ताकत, जो कि आमतौर पर मीडिया और पब्लिक ओपिनियन और NGOs के जरिए, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें उनके जरिए होती है। जी सर। पहले ज्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे कश्मीर नहीं और मसाइल पे होता था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वो होता था। लेकिन अब जो तनकीद है, जब तक वो बंदा बिल्कुल उसको समझ ही नहीं बैनुल-अक़वामी सियासत की, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, यूरोप के अखबार हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो राइट को रिप्रेजेंट करता है अमेरिका में, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं बहुत से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिस किस्म की हिंदुस्तान पे तनकीद हो रही है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो क्लियर है कि कश्मीर में इंडिया की उनकी पॉलिसी फेल कर गई है। आपका कहना यह है कि जी बावजूद इसके कश्मीरी बेचारों का अभी तो मामला हल नहीं हो रहा। कश्मीर पाकिस्तान बना है 47 में, उस वक्त से हमारे दरमियान इससे देखें 10 या जंगें हुई हैं या आम जंग के करीब रहे, 5 मरतबा आप लड़ चुके हैं। आखिरी जंग कारगिल की थी 1999 में, 5 मरतबा हम जंग के करीब थे। जो सबसे सीरियस था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बनाऊं तो उस वक्त वो था 1 मिलियन सोल्जर आमने सामने खड़े थे। एक बात क्लियर है, बावजूद इसके कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, उसके जराए ज्यादा है, उसकी फौज बड़ी है, जी सर, हम पाकिस्तानी फौज अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर चुकी है और पाकिस्तानी आवाम कि वो पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। तो भारत को यह पता चल गया है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। तो अगर कश्मीर का मसला मोदी साहब को सूट नहीं करता, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतते हैं, पाकिस्तान की नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतते हैं, तो यही आप भूलना चाहिए जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान में 14 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में सिख हैं, हिंदुस्तान में मसीही हैं, हिंदुस्तान में लोअर कास्ट हैं, डिप्रेस्ड कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं। ये सारा जब मुल्क मिलाते हैं बहुत बड़ा ये एक अंतर है। और अगर कोई मुल्क इस किस्म के लोगों अपने खिलाफ कर दे, जिसका प्रेसिडेंट ओबामा ने अभी जो किताब आई जी प्रॉमिस लैंड, जी तो ये कोई इंडिया के लिए फ्यूचर में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। इससे घबराना ये ठीक है कि जिद्दी हैं, उनको फायदा हो रहा है,
ये इस किस्म की मुसलमानों से नफरत फैलाने में, जिस तरह प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा ट्रम्प ने डिवाइड किया अमेरिकन पॉलिटी को। Exactly. उन्होंने पोलराइज किया इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश में। मोदी साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो सुपर पावर है। तो हिंदुस्तान किस बात की बोली है, उसको भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक, कुशरी साहब, जब आप इंडिया की तरफ आ ही गए तो उससे पहले जरा इंडिया पे हम बात कर रहे हैं, फिर अमेरिका पॉलिसीज पर भी होगा, लेकिन अभी हमने देखा हाल फिलहाल में इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया, गो कि बड़ा मुख्तसर दौरा था, सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? फिर इसी तनाजुर में अमरीकियों के इनखला का मामला है, नेटो अफवाज की भी वापसी का मामला है, कैसे देखते हैं इस दौरे को? जरा पहले मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान में ज़ाहिर इमरान खान साहब का ये पहला दौरा था, किस नौयत का रहा होगा और कितना इसके दूरस्थ नताइज साबित हो सकते हैं अमरीकी फौज के इनखला के हवाले से? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो कि हमें भी समझ लेनी चाहिए जी। हमसे भी गलतियां हुई हैं माजी में अफगानिस्तान में। एक तो हमारे कोई फेवरेट्स नहीं होने चाहिए कि फला इख्तियार में आए फला ना आए, हमारा कोई वास्ता नहीं। अफगान एक बहुत वो प्राउड कौम है और हमें उनकी इज्जत, सॉवरेंटी, मैं बरमला जब वहां जाता था तो सिर्फ पश्तून नहीं, हर किस्म की कौमियतों से वहां मिलता था, चाहे वो कानूनी साहब उस दूसर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो ताजिकियों की नुमाइंदगी करते थे, फिर वो मार्शल फहीम जो थे डिफेंस मिनिस्टर, वो दूसरों की नुमाइंदगी करते थे, फिर दूसरे उनके दोस्तम साहब जो थे वो उज़्बकों की नुमाइंदगी। हमारा कोई काम नहीं कि हम अपने फेवरेट्स बनाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये चीज समझ गया है, पाकिस्तान आर्मी ने समझ लिया है, फॉरेन ऑफिस समझ गया है, हमारे कोई फेवरेट्स नहीं। और जिसको अफगानिस्तान आगे लाए हम उसकी इज्जत करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में अंदर इतनी ज्यादा डिवीजन है कि पोलराइजेशन अमेरिका और पाकिस्तान की तो जबानी होगी ना हमारे दरमियान या इंडिया में, वहां तो बंदूकें उठाई हुई हैं 40 साल से। वहां जो पोलराइजेशन है वो बहुत खतरनाक है, उसमें पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है और मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान के भी मफाद में ये बात होगी और पाकिस्तान के मफाद में भी, और अमेरिका ने भी इस बात को अब एक्सेप्ट करना शुरू किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में जो वहाँ ख्यालात हैं वो पहले से मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो हमने अब ये माना और ये हमें इंडिया किसी सूरत में वो अफगानिस्तान में के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो पॉलिसी है उसको छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कह दिया है, उनके जो दुवल साहब हैं, और उन्होंने छुपाया नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया है लाल किले की दीवार पे खड़ा होके इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे बलूचिस्तान में और ट्राइबल एरिया में जो पुराना बिल्कुल ठीक कसूरी साहब हमारा हिस्सा हो गया। तो हमें मुल्क के अंदर एक तो कुछ इश्यूज पे, जैसे अभी मैं खुश था, काश वो चीज बढ़ाई जाए कि जब गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया तो सारी पार्टीज ने इकट्ठे होकर कहा कि उसके प्रोविजनली सूबे का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ एक तो हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर यगानगत होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा अभी तक ये रहा है, चाइना और न्यूक्लियर प्रोग्राम कश्मीर, किसी पार्टी या किसी सिविल या मिलिट्री हुकूमत का इख्तलाफ नहीं। ओके मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं आपके पास ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से बात है। एक तो इम्पोर्टेंट बात की कुसूरी साहब ने कि पाकिस्तान को ये पॉलिसी अब समझ आ गई है कि दुनिया में उसका कोई भी कहीं पर भी इंतखाबात हो और कोई भी इलेक्टेबल्स जो हैं वोट करने के बाद इख्तिदार में आए, हमारा कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, हमारी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं है। इसी तरह से जीबी इलेक्शन के साथ साथ ज़ाहिर सीपैक का एक मामला है। चाइना जो है बहुत करीब है, पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन इसी सीपैक के हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। इसी तनाजुर में वो इंडिया को फैसिलिटेशन भी कर रहा है। फिर मैंने जैसे पहले सवाल किया कि कुलभूषण जैसे जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए, आलमी अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनका केस चल रहा है, इसके रिपरकशंस या इसका फायदा या नुकसान मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे बताया कि आज हमने खुसूसी नशिस्त रखी है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के साथ, और ज़रा पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से दुनिया में अभी तक जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट हुई हैं उस पर बात कर रहे हैं। कसूरी साहब, ज़रा इस पर तो निगाह डालिए अपनी कि ये जो CPAC का मामला है, ज़ाहिर है CPAC एक पाकिस्तान के लिए प्राइम चीज़ है, पाकिस्तान और ज़ाहिर पूरे इस खित्ते के हालात बदलने के लिए, लेकिन इसी CPAC से नाला है अमरीका, और आज से नहीं, जब से मुआहदे हुए जब से ही हम देख रहे हैं। इसी तनाजुर में जब हम इंडिया की पूरी चालबाजियां देखते हैं, उसकी शरारतें देखते हैं, LOC से लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी तक, तो आप क्या समझते हैं कि CPAC के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी जो खतरात हैं, उन चैलेंजेस को आप किस तनाजुर में देखते हैं? जी हाँ, ये बात समझने के लिए आपको CPAC जो है ना, बेल्ट एंड रोड जो कहा जाता है, चाइना की पॉलिसी है, इसको मुज़मरात को और इसके बैकग्राउंड पस मंजर को समझना पड़ेगा। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं रिसेंटली। एक तो 5 साल पहले आई थी, न्यू सिल्क रोड्स, उसके बाद 2 किताबें रिसेंटली आई हैं, पीटर फ्रैंकोपैन की है और एक मोरेज है, वो यूरोपियन यूनियन के पोर्चुगल के मिनिस्टर थे, और वो यूरोपियन यूनियन के मामलात को इस तरीके से हैंडल करते रहे हैं जो बेल्ट एंड रोड है। असल में हुआ यह है कि एक वक्त था जब मेडिटरेनियन दुनिया का मरकज था। मेडिटरेनियन जितने यूरोप के हमारे मेडिटरेनियन थे, वो जो नेवल पावर्स थी, बरतानिया, फ्रांस, ये बड़ी बड़ी ताकत थी। हालांकि पोर्चुगल इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी नेवी मजबूत थी। इसी तरह से स्पेन मजबूत। तो एक तो मेडिटरेनियन की जो से फिर वो ट्रांस अटलांटिक जब अमेरिका की राइज हुई, फिर जब चाइना की राइज हुई, तो अमेरिका ने बदला अपना जो उसका रुख था, और उन्होंने पैसिफिक ओशन की तरफ चाइना को कंटेन करने के लिए उन्होंने अपना रुख कर दिया, और नई इस्तिलाह खड़ी। उनकी फ्लीट का नाम था एशिया पैसिफिक फ्लीट। एरिया वो कहा जाते थे एशिया पैसिफिक। आके उन्होंने इंडिया को दाना डाला और उसका नाम रखा इंडो पैसिफिक, ताकि उनको झूठी हवा भर के उनमें उनको कहें कि भाई चीन तुम्हारा दुश्मन है, तो हमने तो अपनी फ्लीट का ही नाम बदल दिया है, हमने तो इलाके का नाम बदल दिया है, हम तो तुम्हें नंबरदार बनाना चाहते हैं, आप हमारे आके पार्टनर बने, हवारी बने। इस अब आपको नजर आ गया क्या खतरा क्या है चीन से, ये देखने की तो ये बात है। मैंने कहा पहले था मेडिटरेनियन, फिर ट्रांस अटलांटिक, फिर पैसिफिक। अब डर ये जो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने भी तो अपना रास्ता बनाना है ना। चाइना को नजर आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। चाइना ने ये रास्ता बनाया कि बेल्ट एंड रोड, वो अपनी दुनिया आप कायम कर रहा है। जो मर्जी ये जिस समंदर में जो मर्जी चाहे कर लें, उसका जो इर्द गिर्द है वो इतना बड़ा मुल्क है कि उसके यूरोप से जो कि बेल्ट एंड रोड जो बेल्ट है वो पूरे यूरेशियन कॉन्टिनेंट को मिला रहा है। चाइना से लेके वो पोलैंड तक जा रही है। इसी तरह जो रोड है, जो मैरीटाइम रोड है, उन्होंने इतने वहाँ बड़े बड़े बना रहे हैं हार्बर्स। उन्होंने श्रीलंका में किया, बर्मा में किया, जिसको म्यांमार कहते हैं, पाकिस्तान में ग्वादर, आगे बल्कि उनका तो अड्डा भी हो गया है जिबूती में। तो वो जो एफर्ट कर रहे हैं वो ये नई दुनिया बता रहे हैं जिसमें इकोनॉमी अपनी होगी, चाइना उसका मरकज होगा, अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका और यूरोप को ये बात समझ आ गई है, इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है कि जी वो CPAC में अमेरिका क्या कर रहा है, फला कर रहा है। उनको डर यह है कि अमेरिका चीन हमारी गिरफ्त से निकल रहा है। जो हम ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इन ममालिक को इकट्ठा कर रहे थे अपने साथ, वो क्वाड भी बना रहे थे, ये तो उससे आजाद होना चाह रहे हैं। तो ये वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। तैयार क्या है? अच्छा, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। कसूरी साहब, इसी पॉइंट पे एक चीज ऐड करें, फिर जवाब दीजिएगा। अगर हमें तैयार रहना पड़ेगा तो हमारे यहाँ जो आम लोगों में तासुर है वो ये कि भाई अमेरिका में, जैसे भी हम बात कर रहे थे, हमारा कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की डिबेट रही। अब डेमोक्रेट्स जो हैं वो सामने आ गए हैं, पॉलिसी शिफ्ट, आम लोग ये कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आती, कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं आता, अमेरिका में कोई भी रिजीम आ जाए। आप ये समझते हैं कि हालिया डेमोक्रेट्स के इलेक्टेबल होने के बाद क्या
क्या ये सूरत हाल जिसमें आप अभी जिस तनाजुर में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पैराए में पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में सिलेक्शन का जो मामला है या फ्रेंडशिप की जो बात है, उसमें कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब आएगा या मुस्तकबिल में खदशात ज्यादा बढ़ जाएंगे? जी हाँ, हर चीज को समझने पस मंजर में जाना चाहिए। यस सर। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद बहुत कम ममालिक में है, शायद वाहिद हो या बहुत कम है, जिन्होंने बैक वक्त, और मुझे भी इस पर फख्र है कि मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था और ये मुझसे पहले शुरू हुआ कि चीन और अमेरिका से बैक वक्त हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। और उस वक्त चीन के बारे में येलो कर्टन कहा जाता था, बैम्बू कर्टन। अमेरिका में इतनी नफरत थी चीन के खिलाफ, बैम्बू कर्टन। पाकिस्तान के क्योंकि दोनों से अच्छे ताल्लुकात है, उस बैम्बू कर्टन को बजरिया पाकिस्तान काले चश्मे लगा के के हेनरी किसिंगर यहाँ से गए लंबा कोट पहन के, लेकिन उनको फिर भी किसी ने देख लिया इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे। और फिर उसके बाद निक्सन साहब गए और दुनिया की तारीख बदली, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन अमेरिका के लिए थ्रेट था, वो चीन को अपना दोस्त बनाना चाहते थे। एक तो हमें इस बात का तजुर्बा है। दूसरी चीज, हमें किसी सूरत में हमारे फॉरेन ऑफिस को, और मुझे पता है कि हमारी आर्मी, हमारा फॉरेन ऑफिस, इनको तजुर्बा है इस बात का। आर्मी की अपनी नुमाइंदगी है थ्रू इट्स मिलिट्री, ये जो उनके डिफेंस अटैचीज हैं अमेरिका में भी जी, तो वो हमें ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे रखने हैं। अब सवाल यह है कि जब उन्होंने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर गर्दान लिया है, तो फिर हम क्या करें? हमारे पास भी कार्ड्स हैं। अच्छा। पहली बात तो यह है कि अमेरिका, ये ठीक है, अंडर प्रेशर अफगानिस्तान से निकल रहा है, 19 साल हो गए हैं। बाइडन साहब भी कोई मेजर चेंज नहीं करेंगे, शायद वो स्लो कर दें इस प्रोसेस को, लेकिन वो निकलेंगे वहां से। उनको पाकिस्तान की जरूरत है। इन अदर वर्ड्स, कन्वर्जेंस हमारी है। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है जहाँ दुनिया की 4 न्यूक्लियर पावर्स है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रूस और चीन। ये एरिया अमेरिका कभी इग्नोर नहीं कर सकता। जब ये अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़ा लेंगे, जो कहते हैं कि अनएंडिंग वॉर्स हैं, उस खत्ते के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को पत्ते हैं, पाकिस्तान को कार्ड प्ले करने चाहिए और करेगा। हमें ये नहीं चाहिए कि हम कह के नहीं, चीन तो हमारा है दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका मेरा ख्याल है ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको जवाब पहले ही पता है। अगर उसने हमें कंपेल किया कि भाई आप दोस्ती में चूज करो चीन या अमेरिका, वो तो पता है हर एक को जवाब। हमने चीन को नहीं छोड़ना, लेकिन क्या ये मतलब है कि हम हाथ पे हाथ रख के अपनी अमेरिकन पॉलिसी पे नींद की गोलियां लेके सो जाए? नहीं, हमें प्रोएक्टिवली अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट खुसूरी साहब, यहीं पर इसी पॉइंट के साथ ब्रेक ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि हमें पिक एंड चूज नहीं करना, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक अहमियत बहरहाल मौजूद है खित्ते में, और इससे तो इनकार नहीं है। ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, चाहे अमेरिका हो या चीन, दोनों से दोस्ती माजी में भी पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर तरीके से निभाई है, और जाहिर है अपने स्ट्रेटेजिक मामलात को सामने रखते हुए। लेकिन मैं सवाल खुसूरी साहब से यह करना चाह रही थी कि पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया था इसराइल के मामले पर। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है इसराइल के मामले पर, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो हैं वो डिवीजन का शिकार हैं। इसके नताइज खित्ते पर क्या पड़ सकते हैं, क्योंकि यूएई समेत दीगर और ममालिक जो हैं वो इजराइल की जानिब बढ़े हैं। क्या होगा मुस्तकबिल में, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम हम देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है और कुसूरी साहब के ज़ाहिर थ्रू आउट जो कैरियर है उसका फ़ायदा हम भी उठा रहे हैं, आप भी इनकी गुफ्तगू सुने। कुसूरी साहब, सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 60 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सर-ए-दस्त मामला इसराइल का है। हम देख रहे हैं कि खित्ते में यूएई और बाकी दीगर और ममालिक, बहरीन और उनके साथ साथ दीगर और ममालिक जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। अब तस्लीम करने के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं जाते हम, लेकिन उसका तस्लीम करना अपने आप में ही एक सवालिया निशान है। फिर कुछ जराए से खबरें हैं कि शायद पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है। गो के इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको रद्द कर दिया है। क्या देखते हैं आप फ्यूचर में, क्या पाकिस्तान और इजराइल के मामले पर अगर कोई बात हो सकती है और उसका इन्फ्लुएंस कौन पैदा कर सकता है, अमेरिका साहब बहादुर या दीगर और? देखिए, पहली बात तो यह, मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा हूँ जिसकी ओपन मीटिंग हुई है इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ तुर्की में
उस वक्त ये सदर अर्दवान जो है उस वजीर आजम थे, क्योंकि ताकत वजीर आजम के पास थी और उस वक्त प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था। तो अर्दवान साहब के जरिए मेरी मुलाकात इस्तांबुल में हुई थी। क्यों हम मिले थे? पहली बात तो ये है, मिलने की क्या हमें जरूरत पड़ गई? फिर हमने उनको तस्लीम क्यों नहीं किया? जब तक ये नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझना मुश्किल है। मिले हम इसलिए थे कि हम पे ये दबाव था कि भारत के साथ अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट कर रहा था और हमसे वो नहीं करना चाहता था, और दलील ये देता था कि आप ये वो AQ खान साहब का जो मामला था उसका जिक्र करता था कि यहाँ तो प्रोलिफरेशन हुई है, हम आपसे नहीं करेंगे। हमारी सबसे बड़ी मुखालफत अमेरिका में इजरायली लॉबी करती, तो फैसला किया गया एट द हाईएस्ट लेवल इन पाकिस्तान, जिसमें तमाम इदारे इन्वॉल्व थे, कि जो इजरायली लॉबी को न्यूट्रलाइज करना, प्रो अमेरिका में जो प्रो इजराइल लॉबी है, वो हमें इजराइल से बात यही कहना चाहिए। जब अरब खुद कह रहे हैं, जब मरहूम क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला जब बाद में बादशाह बने, उनका प्लान था जिसको बाद में अरब लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, लैंड फॉर पीस। तो हमने कहा कि अगर वो तैयार है तो हम क्यों ना करें? ठीक है। तो हमारे ज़हन में ये था कि अगर इजराइल जमीन छोड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए और भी फैक्टर्स थे। नेशनल इंटरेस्ट था। उस वक्त हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत से हथियार अमेरिका हिंदुस्तान को नहीं देता था, हमें देता था, लेकिन वो इजराइल उनको दे देता था, क्योंकि इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है। मेरा मकसद ये था उनको एक किस्म की वार्निंग, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, डिप्लोमेटिकली गलत होगा, उनको इस बात का अदराक कराना कि भाई हमें जानबूझ के दुश्मन ना बनाओ, अगर हमें नुकसान होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। ये उसका पस मंजर था और उन्होंने उनको लेटेस्ट वेपनरी सप्लाई की थी। पहला सवाल जो मुझसे इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई आपकी हमारी मुलाकात? अच्छा, मैंने उसको बताया देर इसकी नहीं कि हम दुनिया में दो मुल्क हैं जो मजहब के नाम पे बने, एक तुम्हारा मुल्क, एक हमारा। तो तुम्हें जो दर्द उठता है सारे दुनिया के यहूदियों का, इसी तरह गलत या सही हमें भी होता है, और हम कश्मीर को नहीं भूल सकते। कश्मीरियों से जुल्म हो रहा है। उन्होंने हमें बहुत सी ऑफर्स की कि जी नैनो टेक्नोलॉजी, फलानी टेक्नोलॉजी। फिर उनका कि हमने तो रेगिस्तान की शक्ल बदल दी है, यहाँ तो रेत थी, तुम्हारे मुल्क को तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, जमीन भी, पानी भी, तो हम तुम्हें लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देंगे। तो उनका मकसद था कि हम उनको रिकग्नाइज करें। वो क्यों चाहते हैं पाकिस्तान को रिकग्नाइज? जब मैं मिला तो कहा गया कि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड की सुपर पावर है। ये इजरायली अखबारों में आया और वो बहुत खुशी में झूम रहे थे। उनका यह ख्याल था कि हम जाकर उनको रिकग्नाइज कर लेंगे। अब पॉइंट यह है कि हमने जाने से पहले कंसल्टेशन जरूर की, इजाजत किसी से नहीं ली। फैसला हमारा था अपने कौमी मफाद में, जो आपको बता दिया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये इंडिया को दे रहे थे हथियार। लेकिन हमने अपने दोस्तों को बताया, खासतौर पे किंग अब्दुल्ला को उस वक्त, कि हम जा रहे हैं। अच्छा, हमने इजाजत फिर नहीं ली, लेकिन हमने बताया जो उस वक्त के पैलेस्टाइन PLO के हेड थे, जो अथॉरिटी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, सिर्फ हमने कहा हम इसलिए जा रहे हैं तो, लेकिन मैंने उनको कहा इजरायलियों को, या आपको समझने में मदद मिलेगी कि हमारी क्या पॉलिसी है। तो हाँ, हम तुम्हें कर लेंगे रिकग्नाइज, लेकिन तुम्हें जमीन छोड़नी पड़ेगी, जो कि किंग अब्दुल्ला ने कहा था लैंड फॉर पीस। उस वक्त क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम ने गजा से फौजें निकाली थी, तो हमने कहा हम तुम्हें वेलकम करते हैं कि तुमने फौजें निकाली हैं। अगर तुम वेस्ट बैंक से फौजें निकाल लो तो हम तुम्हें रिकग्नाइज करेंगे। तो उनका मुंह लटक गया, क्योंकि उनका यह ख्याल था अगर हम आए हैं तो हम तुम्हें खिदमत होगी बगैर कुछ किए। लेकिन हमारा मकसद हासिल हो गया। एक हद तक हमने इजराइल को मैसेज दी, उसके बाद उनकी मुझे मैसेजेस आई सीक्रेटली कि भाई आज दोबारा मुलाकात होनी चाहिए। तो आपने कहा UAE है कि हर मुल्क अपने मफाद में करता है, जो हमने किया अपने मुल्क के मफाद में किया, लेकिन हमें पैलेस्टीनियंस का ख्याल रखा। इस UAE की खास हैसियत है, वहाँ 88% गैर मुल्की हैं, 12% लोकल्स हैं, और जो लोकल्स हैं वो खुशहाल हैं। हमारे मुल्क में 220 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी है,
ऐसे ही 220 मिलियन। हमने अपने पब्लिक ओपिनियन का ख्याल करना है, या तो कोई सियासी जमात निकले और लोग पब्लिक ओपिनियन को तैयार करें। अब कोई सियासी जमात इसके लिए तैयार नहीं है, और जब तक तैयार नहीं होगी और पाकिस्तानी अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की कोई हुकूमत सिविल या मिलिट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, फौजें निकाल ले अपनी और उनकी सेटलमेंट हो जाए इजराइल की और फलस्तीनियों की, तो हम भी रिकग्नाइज कर लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे अपने मफादात हैं, यूएई को फायदा होगा। उनको ये डर है कि जनाब अब कोविड के बाद उनकी इकोनॉमी नीचे बैठ रही है। हमारे और फैक्टर्स हैं, वही समझते हैं कि इजराइल से अच्छी मैसेज जाएगी, वेस्ट में इन्वेस्टमेंट होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, उनके और फैक्टर्स। ओके कसूरी साहब, ज़ाहिर बहुत लंबी बात हो सकती है और मैं घंटों आपको सुन सकती हूँ क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आपने खुद प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को अप्रोच भी किया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या आपको, क्योंकि मुख्तलिफ जराइद जो हैं वो ये खबरें और आर्टिकल्स इस तरह के मुझे पढ़ने को मिले कि इंडिया जो है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान दुश्मनी में कोई ना कोई बस को शरारत नहीं, बाकायदा दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही है और इंडिया ये उस और रॉ जो है मुसाद और दीगर लोग मिलके इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा होता है, रिटेलिएशन तो जाहिर है हम करेंगे और दिफा तो हम अपना मजबूत रखते ही हैं, लेकिन इसका नुकसान आप क्या देखते हैं अगर ऐसा होता है? क्योंकि ये शवाहिद तो मौजूद हैं, जो मैं जैसे कहा कि लोग लिख रहे हैं, तज्जिया दे रहे हैं कि इंडिया इससे बाज आने वाला नहीं है क्योंकि उसकी मजबूती में इजराइल और अमेरिका उसके साथी हैं। क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है मुस्तकबिल में? जी, अमेरिका का इसमें रोल कम है। इसमें रोल यह है कि बीजेपी की अंदरूनी सियासत जो है, अभी उन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा, उसका क्या वास्ता था कश्मीर से या पाकिस्तान से? हर जगह पे वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया यही सब। अभी उन्होंने जो एक बिल्कुल बेहुदा किस्म का बयान दे दिया कि जनाब हमने 4 जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं लश्कर तैयबा के बंदे। क्यों दिया? जब पाकिस्तान ने डॉसियर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने डॉसियर दिया उसकी इतनी वक़्त थी कि चाइना ने कहा कि हम, पाकिस्तान ने बड़ी सैक्रिफाइसेस की हैं इस इलाके में अमन लाने के लिए, और अगर सीपैक को खतरा होगा तो हम वो खतरा जो है उसका लैंग्वेज ये था कि हम चुप नहीं रहेंगे। अब पॉइंट ये है, आपने मुझसे पूछा, मोदी साहब बिल्कुल ये केपेबल है क्योंकि उनका मकसद, उनको पता है लंबी जंग तो होनी नहीं, दोनों न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने तो वोट लेने हैं। अगला इलेक्शन बंगाल में हो रहा है, उन्होंने ये देखना है कि क्या मैं ममता बनर्जी को निकाल सकता हूं या नहीं। उनके तो बड़े और किस्म के इश्यूज हैं। ममता बनर्जी उनके हड्डी की तरह, गली की हड्डी बन गया, बिल्कुल ठीक है। उसको निकालना चाहते हैं तो वो ये मुमकिन है, लेकिन दूसरा फैक्टर भी क्लियर है, पाकिस्तान ने 24 घंटे में जवाब दिया था। अगर उन्होंने कोई गलती की तो जवाब फौरन आएगा। बिल्कुल ठीक है कसूरी साहब, अगर कोई गलती की तो जवाब फौरी आएगा। और जैसे कह रहे हैं कसूरी साहब के नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी इस वक्त ममता बनर्जी बन चुकी हैं। गले की हड्डी तो कसूरी साहब ये है कि दिल्ली के अंदर एक कराची स्वीट्स के नाम से मिठाई खुल गई तो वहां शिवसेना पहुंच गया। आप जब किताब की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे वहां उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर काली स्याहियां फेंक दी थी। तो ये हिंदुस्तान की तारीख तो ऐसे ही है। वेल, थैंक यू वेरी मच। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे बात कर रहे थे, विच इज वेरी मच क्लियर। के लिए ये यहां से जवाब जाहिर पाकिस्तान का मीडिया भी देता रहेगा। एलओसी पर अगर आपकी ये खिलाफ वर्जियां जारी रही तो दुनिया भी आपको देख रही है और दहशतगर्दी के शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।